मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तो उसमें 2 पॉइंट मेरा रह गया था। उसको आज क्लियर करने के साथ-साथ, उसको बताने के साथ-साथ आज मैं आप लोगों को नमक का दरोगा पढ़ाऊँगी और नमक के दरोगा का जो नोट्स है, जो उस पे क्वेश्चन बन सकता है, उस पे भी डिस्कस करूँगी कि क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वो भी मैं आप लोगों को कुछ पीडीएफ है मेरे पास, वो मैं भेज दूँगी आज। और आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में भी मुझे डिस्कस करना है कि क्या-क्या क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें से भेंट वार्ता रह गया था। भेंट वार्ता क्या होता है? भेंट मीन्स आपको समझ में आता हो जब हम किसी से मिलते हैं, ठीक? तो जब भी हम किसी दार्शनिक से, राजनीतिज्ञ से या किसी साहित्यकार से, अपने किसी साहित्यकार से उनसे मिलकर जब हम उनके, जैसे अगर मैं साहित्यकार से मिलूं और उनसे उनके उनसे मिलूंगी तो मैं क्या बात करूंगी? वो जो लिखते हैं उनकी विचारधारा, उनके साहित्य और उन पर जब मैं बात करूं उनकी रचनाओं के माध्यम से, और उसको जब मैं जो मुझे उनसे मिला, जो मैंने उनसे इकट्ठा किया, जो उनसे प्रश्न पूछा, जो मुझे जानकारी उपलब्ध हुई, उन जानकारी को जब मैं लिखकर जब पाठक वर्ग के समक्ष प्रस्तुत करूंगी तो उसको क्या कहते हैं? भेंट वार्ता कहते हैं, ठीक? वैसे ही दार्शनिक से अगर मैं मिलूंगी तो उनके दर्शन पर सवाल करूंगी। तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि जब किसी महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ या साहित्यकार से मिलकर या राजनीति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं और उनसे प्राप्त उत्तरों को व्यवस्थित ढंग से आता है तो भेंट वार्ता की सृष्टि होती है। बस आप इतना ही लिखना, और भेंट कौन-कौन से भेंट वार्ता लिखने वाले उल्लेखनीय रचनाकार हुए हैं, आप उनके बारे में बताना। तो भेंट वार्ता में मैंने आपको बताया, मिलना, किसी से मिलना, किसी से भेंट करना। वो किसी कौन है? वो किसी दार्शनिक हो सकता है, राजनीतिज्ञ हो सकता है, साहित्यकार हो सकता है। साहित्यकार से मिलूंगी तो साहित्य पे प्रश्न करूंगी, राजनीतिज्ञ से मिलूंगी तो राजनीति से प्रश्न करूंगी, और दार्शनिक से मिलूंगी तो मैं उनके दर्शन संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने का प्रयास करूंगी, और फिर जो प्रश्न मैं उनसे करूंगी और उनसे जो मुझे उत्तर प्राप्त होगा, उन उत्तरों को अगर मैं व्यवस्थित करके उसको लिखती हूँ और लिख के मैं अपने समाज के समक्ष, पाठक वर्ग के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ एक रचना के माध्यम से, तो उसको क्या कहते हैं? भेंट वार्ता कहते हैं। भेंट वार्ता वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी। अर्थात हम वास्तविक भेंट वार्ता में क्या होता है? हम सच में किसी से गए और किसी से मिले, जो उन्होंने बताया वो हमने लिखा। और काल्पनिक क्या है कि कुछ बातें मुझे पता है, उसके आधार पर, जैसे कि मैं जिस भी साहित्यकार को जानती हूँ उनकी विषय में उतना नहीं, उनके विचारधाराओं से मैं अवगत हूँ, उनसे मैं प्रश्न नहीं कर रही, मैं उनसे मिल नहीं रही, लेकिन मैं उनके विचारधाराओं से, उनके विचारों से अवगत हूँ। मैं जानती हूँ कि उनकी विचारधारा क्या है, या उनकी लेखन शैली क्या है, या वे समाज के लिए क्या करते हैं। इन सारे बातों का अगर मुझे ज्ञान है तो उस आधार पर अपनी कल्पना से मैं जोड़ तोड़ करके व्यवस्थित रूप में भी लिख सकती हूँ। वो इसलिए यहाँ पे काल्पनिक शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है भेंट वार्ताओं में जिस व्यक्ति से भेंट की जाती है उसके स्वभाव, रुचि, कार्य कुशलता, बुद्धिमत्ता तथा अपनी उत्सुकता, संभ्रमता आदि का उल्लेख करके लेखक भेंट वार्ताओं को अधिक रुचिकर बना सकता है। अब क्या ये कहा जा रहा है? ये आप लोग को नहीं लिखना है, लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भेंट वार्ता, जैसे कि मैं हूँ, मैं किसी से भेंट करने गई, किसी व्यक्ति से मिलने गई, तो उस जो मैं लिखूंगी मुझे सिर्फ उनके विचारों के बारे में, उनकी शैली के बारे में, उनके काव्य चिंतन के बारे में ही नहीं लिखना। मैं अगर चाहूँ, मतलब वो तो लिखना ही लिखना है, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो उसमें उनके थोड़े से स्वभाव के बारे में, या उनकी थोड़ी रुचि बता दी, या उनकी कार्य कुशलता के बारे में, या वो
उनके अंदर बौद्धिक उनकी क्षमता कितनी ज्यादा है, इस विषय में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो पाठक वर्ग को थोड़ी सी रुचि, वो जो रचना है वो रुचिकर लगता है, मतलब उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं लेखक जिनके बारे में लिखे उनके स्वभाव के बारे में बताऊं, उनकी कार्य कुशलता के बारे में बताऊं, उनकी रुचियों के बारे में उल्लेख करूं, तो इससे क्या होगा, इससे जो वो रचना पढ़ेंगे उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा। वास्तविक भेंट वार्ता लिखने वालों में पदम सिंह शर्मा और रणवीर सांगा के नाम उल्लेखनीय हैं। आप रणवीर सांगा भूल भी जाना तो पदम सिंह शर्मा को जरूर याद रखना है। काल्पनिक भेंट वार्ता, अब आपको काल्पनिक भेंट वार्ता लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे लिखता कि कुछ उल्लेखनीय भेंट वार्ता लेखक निम्नलिखित हैं या उनमें से पदम सिंह शर्मा या राजेंद्र यादव, लक्ष्मी चंद्र जैन इत्यादि प्रमुख भेंट वार्ता लेखक हैं। बस आप ये भी लिख सकते हैं, या इन कुछ उल्लेखनीय हैं जिनमें से 2-3, जैसे पदम सिंह शर्मा का नाम गिना दिया, राजेंद्र यादव का नाम गिना दिया, लक्ष्मी चंद्र जैन, इतना ही लिख के इन्होंने कौन सी रचना लिखी है ये भी आप नहीं बताएंगे। ठीक है, उसके बाद से है लास्ट में हमारा बचा था पत्र साहित्य। पत्र साहित्य क्या है, आपको पता है हमारे यहाँ चिट्ठी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी रही है। आरंभ में जब हमारे पास फोन नहीं होता था, जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी, तो राजा महाराजा क्या करते थे, चिट्ठी लिखा करते थे। अपनी बात को दूसरों को बताना हो या कुछ सूचित करना हो तो वो चिट्ठी के माध्यम से, चिट्ठी पत्र के माध्यम से अपना मतलब अपनी बातों को पहुंचाते थे। लेकिन क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित हो गई, हमारे पास फोन है, हमारे पास मैसेज है, हम मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, मतलब हम अब तो ऐसे में जो पत्र व्यवहार है उसका प्रचलन खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी जो पत्र साहित्यकार क्या करता है, वो अभी भी ऐसे इस प्रकार के चिट्ठी पत्री का प्रयोग करता है। तो जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित या अल्प परिचित व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी और अपनी सामाजिक स्थिति तौर पर अपनी और उसकी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर उचित आदर, सम्मान या स्नेह का भाव प्रकट करते हुए निजी तौर मतलब व्यक्तिगत रूप से मात्र सूचना, जिज्ञासा या समाधान लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है, तो वह पत्र साहित्य का सृजन करता है। अब इतनी भारी भरकम शब्द का प्रयोग करने के पीछे क्या उद्देश्य है मेरा? सिंपल ये है कि पत्र साहित्य में क्या होता है, 2 व्यक्ति होने चाहिए। यानी मैं जिसको लिख रही हूँ, मैं या तो अपने किसी संबंधी को लिख सकती हूँ, किसी भी जानकार, अपने किसी श्रेष्ठ जनों के लिए लिख सकती हूँ, किसी छोटे के लिए लिख सकती हूँ, या अपने जो हम उम्र के लिए भी लिख सकती हूँ। लेकिन जब हम उसकी और या तो आदर सम्मान का भाव रखते हुए, भाव प्रकट करते हुए हम किसी सामाजिक स्थिति के ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन वो पत्र साहित्य कब बन सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ पत्र की बात नहीं की, पत्र के साथ साहित्य जोड़ा है। तो जाहिर सी बात है साहित्य में हम आपस में जब बातचीत करेंगे पत्र के माध्यम से, तो हम किसी न किसी समस्याओं का ही उल्लेख करेंगे। जैसे सामाजिक, या तो वो सामाजिक गतिविधियों से पर आधारित होंगी, या वो राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित होंगी, वो सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित होंगे, वो शैक्षिक गतिविधियों पर आधारित होंगे, कुछ भी विषय आपका कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार जब वो व्यक्तिगत तौर पर दोनों लिखते हैं, जैसे मैंने किसी को पत्र लिखा और मैं साथ ही साथ ये आशा रखती हूँ, ये उम्मीद रखती हूँ कि उधर से भी रिटर्न मुझे पत्र आएगा, उसका जवाब आएगा, उसका उत्तर वो लिखकर भेजेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, पत्र साहित्य कहते हैं। पत्र नितांत निजी हो सकते हैं और सार्वजनिक भी। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ भेजे जाने वाले पत्र प्रायः सार्वजनिक प्रश्नों को लेकर लिखे जाते हैं। अब पत्र पत्रिकाओं में ये जो निजी और सार्वजनिक की बात, सार्वजनिक जो जिसमें निजता का आलोप हो, यानी निजी क्या होता है, निजी मतलब स्वयं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सार्वजनिक जब आप 2 लोगों को, यानी जब मैं सिर्फ अपने मित्र को पढ़ाना नहीं चाहती, उस पत्र के जो मुद्दे हैं वो सभी पूरे के पूरे समाज को रखना चाहती हूँ उनके समक्ष, तब वो सार्वजनिक हो जाता है। तो सार्वजनिक पत्र कहाँ होते हैं, कहाँ प्रकाशित होते हैं? सार्वजनिक पत्र प्रायः पत्र पत्रिका मैगजीन्स में प्रकाशित होते हैं। क्यों?
क्योंकि उसमें किसी भी हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक या विभिन्न प्रकार के विषयों पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं पत्र साहित्य के माध्यम से। अब इसमें लिखा है, हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन का आरंभ द्विवेदी युग में ही हो गया था। इस क्षेत्र में बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संकलित पद्म सिंह शर्मा के पत्र, वियोगी हरि द्वारा संकलित बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र और जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा संकलित निराला के पत्र, हरिवंश राय बच्चन, ये सारे इनका नाम लिखा हुआ कि किन किन पत्रों, इन लोगों ने कौन कौन से पत्र लिखे हैं। आपको सिर्फ 2 लोगों का नाम इसमें से उठाना है, जिसकी जो इच्छा होगी अपने इच्छा के अनुरूप आप लोग किसी भी 2 का नाम चुन के और लिख सकते हैं। तो ये था आपका जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया विभिन्न गद्य विधाओं के बारे में जानकारी। आज हम पढ़ेंगे नमक का दरोगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग पढ़कर आएंगे। जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊंगी। मैं समझाऊंगी, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने पढ़ने की बात की थी। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब पढ़कर आए होंगे और आज उसी पर बात होगी। तो नमक का दरोगा, नमक का दरोगा कहने का क्या तात्पर्य है? आपको पता है कि हम गुलाम रहे हैं एक समय में, ये भी उसी समय जब प्रेमचंद की क्योंकि रचना है, तो प्रेमचंद का जन्म भी 1880 से लेके 1936 के आस, मतलब 1880 में जन्म हुआ था, 1936 तक वो में उनका देहांत हो गया था। इतने समय, इन वर्षों में हम गुलाम ही थे। हम आजाद कब होते हैं? 1947 में हमें आजादी मिलती है। तो इस दौरान आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स के हाथों की कठपुतली थे हम, और वो किन किन नीतियों से हमें गुलाम बनाकर रखते थे। तो नमक कानून के बारे में आप पढ़े होंगे कि उन्होंने नमक कानून लागू किया था, और वो क्यों लागू किया था, उसी को आधार बनाकर ब्रिटिश जो सरकार थी अंग्रेजों पर करारा व्यंग करते हैं। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों पर करारा व्यंग किया है। तो सबसे पहले हम लेखक को जानते हैं। ये रहा मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र नहीं है, मुंशी प्रेमचंद होंगे। आप लोग जब लिखना तो द्र मत लिखना, प्रेमचंद लिखना। मुझे लगता है आप सब अवगत होंगे भली भांति इनके नाम से। ये कौन है? ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से एक है। ठीक है, इन्होंने, इनका जन्म कब हुआ था आप देख सकते हैं, सन 1880 में वाराणसी के छोटे से गांव लमही, वाराणसी में जो बनारस है उसका एक छोटा सा गांव है लमही, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनका घर का नाम क्या है? घर का नाम है इनका धनपत राय। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1936 में प्रगतिशील साहित्यिक मंच की स्थापना हुई थी और इन्होंने ही की थी। उसी 1936 में इनकी मृत्यु होती है। इन्होंने सैकड़ों कहानी और लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। सैकड़ों कहानी का मतलब इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी 300 कहानियां, 300 से लगभग 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखी हैं इन्होंने, इसीलिए मैंने यहाँ पे सैकड़ों कहानी लिखी। उपन्यास में आपको पता ही होगा बहुत सारे उपन्यास हैं जिनमें गोदान की बात करते हैं, गबन की बात करते हैं, रंगभूमि की बात करते हैं, कर्मभूमि की बात करते हैं, सेवा सदन की बात करते हैं और निर्मला इत्यादि प्रमुख है। इनकी कुछ कौन कौन सी प्रमुख कहानियां, अब सारे कहानियों को गिनाना तो संभव नहीं है, तो कुछ प्रमुख कहानियां जैसे शतरंज की खिलाड़ी है, बड़े घर की बेटी है, ईदगाह है, नमक का दरोगा है, 2 बैलों की कथा है, पंच परमेश्वर, कफन आदि, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जब प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया था, प्रेमचंद, आप लोगों को कहानियां पढ़ना चाहिए। आप लोग हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थी नहीं हैं, इसलिए मैं उस रूप में आप लोगों पर दबाव नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर भी कभी भी आप लोगों का कुछ भी पढ़ने का मन करे तो प्रेमचंद को उठाकर जरूर पढ़िएगा। इनकी हिंदी क्योंकि बहुत सरल है तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा और इनको पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं इनकी। कम उपन्यास नहीं पढ़ सकते तो कम से कम छोटी मोटी कहानियां ही पढ़िए। तो ये जो है, इन्होंने जब लिखना शुरू किया था तब ये सिर्फ और सिर्फ उर्दू में लिखा करते थे। ठीक है,
वैसे ये इस यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी, इसीलिए मैंने उर्दू शब्द का प्रयोग किया है कि ये हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक प्रिय कहानीकार है। कहानीकार के साथ साथ क्या है, उपन्यासकार और विचारक भी है। विचारक, ये जो हमारे प्रेमचंद हैं वो कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, विचारक के रूप में आते हैं, और साथ ही साथ पत्रकार भी रहे। कौन से पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने किया है? वैसे तो बहुत सारी पत्रिकाओं में उन्होंने लिखा है, लेकिन उन्होंने एक पत्रिका है जिसका संपादन भी किया है, और वो कौन सी पत्रिका है? वो है हंस पत्रिका, जिसके बारे में मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया है। और आपको पता होगा कि हंस जो है हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं में से एक है जिसका प्रकाशन अद्यतन हो रहा है, यानी आज भी उसका प्रकाशन हो रहा है। उसके बाद से जब ये उर्दू में लिखते थे, इन्होंने सर्वप्रथम जो लिखना शुरू किया था या जो कहानियां लिखते थे वो सबसे पहले ये उर्दू में लिखते थे। हिंदी में इन्होंने लिखना नहीं शुरू किया था, इन्होंने उर्दू में बहुत सारी कहानियां लिखी थी। तो कौन से नाम से लिखते थे? ना तो उस समय धनपत राय से लिखते थे, ना ही प्रेमचंद नाम से लिखते थे। ये उस समय उर्दू में जो कहानियां लिखते थे उस समय नवाब राय नाम से लिखा करते थे। फिर इनकी साहित्य की वैचारिक यात्रा, इनके साहित्य की वैचारिक जो यात्रा है वो आदर्श से यथार्थ की उन्मुख है। इनके आप आरंभिक रचनाओं को देखेंगे, जो भी इनकी आरंभ की कुछ कहानियां हैं, आरंभ के जो उपन्यास को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये उनकी जो रचनाएं होती है वो आदर्श परक होती थी। अब आदर्श और यथार्थ, यथार्थ तो आपको पता है सच्चाई, जो सत्य है, सत्य जो सत्य है उसी को उसी रूप में दिखाना। लेकिन आदर्श क्या है? फिर आदर्श है कि जैसे आप सच्चाई दिखाते हुए भी आपने बचपन में बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी या अपने नानियों से, दादी से छोटी मोटी कहानियां सुनी होगी जिसमें कोई ना कोई लेसन आपको मिलता होगा। लास्ट में एक उद्देश्य, कहानी को बताने का उद्देश्य। और अगर वो कहानी दुखद भी होगा, अगर जो वो कहानी सुना रहे होंगे उसकी जो विषय वस्तु या जो उसका कथानक है वो दुखद भी होगा, तो भी वो अंत में क्या होता था, उसका जो लास्ट होता था, एंडिंग, वो बहुत अच्छा होता था। तो उसी को कहते हैं आदर्श। यानी जो कवि है सत्य को दिखाते हुए लास्ट में एक आदर्श समाज की एक अच्छाई दिखा दे और उसका कोई निष्कर्ष निचोड़ निकाल के कि इस रूप में समाज होना चाहिए और ऐसा हो, तो उसको आदर्श कहते हैं। लेकिन यथार्थ जो सत्य है उसको, किसी की मृत्यु हुई तो मृत्यु को दिखाकर वहीं पे खत्म करना, उसको यथार्थ है। ठीक है। नमक का दरोगा कहानी उस युग की है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर रोक लगा दिए गए थे। आपको पता है नमक कानून क्यों लाया गया था? क्यों लाया गया था? क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज, आपको पता है कि उनकी नीतियां कैसी थी? भ्रष्ट थी। वो भ्रष्टाचार फैलाते थे। वो करते क्या था? उन्होंने नमक कानून इसीलिए लागू किया था, वो यहाँ से, भारत से कच्चे माल को इंग्लैंड भेजा करते थे समुद्र जहाजों में भर भर के, और इंग्लैंड से वापस जब जहाज लौटते थे तो वो वहां से नमक यहाँ पे भारत में दुगुने भेजते थे, और यहाँ पर भेजने के बाद दुगुने दामों में बेचा करते थे। तो भ्रष्टाचार फैलाने का काम। और साथ ही साथ नमक कानून के अंतर्गत क्या हुआ था? भारत के लोगों को, भारतवासियों को नमक बनाने और बेचने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें मजबूरन अंग्रेजों के तय किए हुए दामों पर खरीदना ही पड़ता था। ठीक है। तो ये था नमक कानून। तो इन भ्रष्ट जो अधिकारियों की, अब वो भ्रष्टाचार फैला रहे थे, मनमाने दाम पर नमक को बेचा करते थे और जबरन भारत में नमक को बनाने पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में क्या था, जो भ्रष्ट, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे वो उनकी चांदी हो गई थी। चांदी होना मतलब वो बहुत, उनकी तो हम लोग कहते हैं ना बल्ले बल्ले हो गया, वो वैसे ही। तो नमक विभाग में काम करने वाले कर्मचारी दूसरे बड़े विभागों से अधिक ऊपरी कमाई कर रहे थे। जाहिर सी बात है, नमक कानून वो लेकर आए तो उस जो नमक विभाग होगा उसमें जितने भी कर्मचारी होंगे वो सारे के सारे भ्रष्ट होंगे, वो सारे अधिक, और अन्य विभागों से उसमें ऊपर की कमाई करेंगे क्योंकि भ्रष्ट ही था। अंग्रेजों की नीतियां सत्य पर नहीं टिकी थी, वो अंग्रेजों की नीतियां कैसी थी? भ्रष्ट थी। ठीक है। इन्हीं सारी चीजों को अपने इस कहानी के माध्यम से उन्होंने उजागर किया है। इस कहानी में कितने पात्र तो कई हैं,
छोटे मोटे रूप में, लेकिन मुख्य रूप से दो पात्र है जिनका विशेष रूप से इसमें वर्णन है। कौन? एक आपने देखा होगा वंशीधर, वंशीधर जो कि नमक विभाग में दरोगा के रूप में उसकी नियुक्ति हुई है। और दूसरा पंडित अलोपीदीन। अलोपीदीन क्या है? वो एक भ्रष्ट पंडित है जो क्या करता है, नमक को का सप्लाई करता है। वो नदी के रास्ते से नमक एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। यानी वो एक भ्रष्ट अधिकारी। जो अलोपीदीन है वो किसका प्रतीक है? वो भ्रष्ट अंग्रेजों का प्रतीक है। और नमक का दरोगा में जो उन्होंने वंशीधर की बात की है, वो उसके माध्यम से वंशीधर एक जो यहाँ पे अलोपीदीन है वो उच्च सत्ता के प्रतीक हैं, उच्च वर्ग से हैं, लेकिन वंशीधर जो है वो निम्न वर्ग से है। उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर है। क्यों? क्योंकि पैसे का अभाव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेमचंद है वो वंशीधर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रेमचंद अपने समय के सशक्त रचनाकार हैं जिन्होंने जो मध्य वर्ग की जो नियति है, जो समस्याएं हैं, उसके प्रति वो क्या करते हैं? उसके प्रति वो विरोध करते हैं। ठीक है, वो वैसे मध्य वर्ग का यहाँ पे प्रतीक के रूप में प्रेमचंद दिखाए गए हैं। प्रेमचंद वैसे युवा थे, वैसे मध्य वर्ग के युवा थे, मध्य वर्ग के प्रतीक के रूप में उभर कर आते हैं, जो मध्य वर्ग के प्रति हो रही समस्याएं, जो होने वाले जो अमानवीय जो अत्याचार है, जो भी वो चीजें हैं, जो विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को अपनी नियति नहीं समझते, वरन उसके प्रति विरोध करते हैं, उस पर प्रश्न उठाते हैं। तो मुख्य रूप से इस कहानी में कितने पात्र हैं? दो पात्र हैं। अब इस कहानी के जब आप लोग इस कहानी को इस पर नोट्स बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे, तो इसको किन किन दृष्टियों से पढ़ेंगे? जैसे कि एग्जाम में इस कहानी की मूल संवेदना पूछी जा सकती है, इस कहानी का प्रतिपाद्य पूछा जा सकता है। और प्रतिपाद्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर गलती से प्रतिपाद्य पूछा गया तो भी आप मूल संवेदना ही लिखेंगे। और मूल प्रतिपाद्य दरअसल होता क्या है कि कहानी को लगभग सारांश, कहानी का सारांश बताते हुए लास्ट में उसका उद्देश्य बता देना। लेकिन मूल संवेदना क्या होती है? कहानी तो उसमें बताई ही जाएगी, लेकिन पीछे का जो भाव है, जो लेखक के जो विचार है इस कहानी के माध्यम से, उसको प्रकट करना, उसको स्पष्ट करना, उसको बताना, वो लिखना। तो मूल प्रतिपाद्य जब भी पूछा जाएगा तो मूल संवेदना को ही आप उसमें लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा, आपको पात्र जो है उनके चरित्र चित्रण भी पूछे जा सकते हैं, पात्रों के चरित्र चित्रण। तो इसमें मुख्य रूप से दो ही पात्र हैं, वंशीधर और अलोपीदीन। आपसे या तो वंशीधर पे पूछा जा सकता है या अलोपीदीन पे पूछा जा सकता है। इन दोनों पात्रों पे भी आपके पास नोट्स होने चाहिए। तीसरा, इस कहानी के माध्यम से लेखक का उद्देश्य पूछा जा सकता है। और सबसे ज्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इस कहानी की काव्य, मतलब इस कहानी को कहानी के तत्वों के आधार पर इसकी विवेचना करना। कहानी के कौन कौन से तत्व हैं आपको पता है? जो हम काव्य चेतना की बात करते हैं, जब हम काव्य चेतना हमसे पूछा जाएगा तो आपको पता है कि दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक, काव्य चेतना को दो भागों में बांटेंगे। क्या क्या? एक काव्य संवेदना या काव्य चेतना, एक तो भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। तो सबसे पहले आप लेखक के बारे में बताएंगे, फिर भाव पक्ष क्या होता है। भाव क्या होता है? किसी भी रचना की आत्मा होती है, ठीक है। और कला क्या होता है? किसी भी रचना का शरीर। रचना का शरीर है क्या? कला पक्ष। और भाव पक्ष उसकी आत्मा। तो उसमें आप बताएंगे कि भाव वो सारा चीज की वही मूल संवेदना जो आप बनाएंगे वो भाव पक्ष के अंदर रखेंगे, और कला पक्ष के अंदर उसकी भाषा की, जैसे कि इसमें कैसे कवि ने किन किन भाषा का प्रयोग किया है, छंदों का, मुहावरों का, क्योंकि ये इसमें छंद नहीं आएगा क्योंकि ये कविता नहीं है, तो मुहावरे आएंगी, लोकोक्तियां आएंगी, इसमें कैसी भाषा है, चित्रात्मकता आएगा, विविध प्रयोग आएगा, ये सारी चीजें आप बताएंगे। एक और प्रश्न इस पर बनता है कि कहानी के तत्वों के आधार पर नमक के दरोगा की कहानी की विवेचना कीजिए। तो नमक कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बहुत पहले बताया था
कि कहानी का तत्व क्या होता है, कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल। और अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, आपको पता है कि कोई भी कहानी, कुछ भी लिखा जा रहा है, अगर वो कविता नहीं है, वो नाटक ही हो, वो कुछ भी हो, तो कोई ना कोई कहानी की ही बात की जाएगी। तो कहानी को हम बोलते हैं कथा भी बोलते हैं। तो कथा से आप कथा वस्तु लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट कथा वस्तु। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कथा वस्तु है तो जाहिर सी बात है, जब कथा है उसमें, तो कथा के साथ साथ लोग भी होंगे। तो लोग को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, पात्र और चरित्र चित्रण। ठीक है, पात्र अथवा चरित्र चित्रण। चरित्र की आप फिर उसमें बताएंगे कि दो पात्र हैं, इस पात्र को लेखक ने किस रूप में दिखाया है। फिर अगर पात्र होंगे तो फिर वो किसी न किसी स्थान का, कथा है, कथा में कहीं किसी स्थान का ही वर्णन हो रहा होगा, तो इसलिए देश काल और वातावरण आ जाएगा। 3 पॉइंट आपको ऐसे याद हो गए। फिर उद्देश्य, फिर कहानी का क्या उद्देश्य है ये भी आएगा। उसके बाद से आप शिल्प पक्ष में जाएंगे तो शिल्प पक्ष में चित्रात्मकता आ जाएगा, लयात्मकता आ जाएगा, भाषा का प्रयोग आ जाएगा। उसके बाद आपको कौन कौन से उस भाषा के माध्यम से कभी न किन, जैसे उर्दू के शब्दों का प्रयोग है इसमें, आपको हिंदी के शब्दों का प्रयोग है, कई बार गवई शब्दों का प्रयोग है, ये सारी चीजें आप बताएंगे, फिर निष्कर्ष लिखेंगे। ये था। अब इस कहानी की मूल संवेदना क्या है, कहानी की बेसिकली मूल संवेदना ये है कि समाज और प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को उजागर करना और उस पर व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष करना। अर्थात आपको पता है कि हमारे अभी भी हम जिस समाज में रह रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा करप्शन है, ठीक है। और एक लेखक होने के नाते, अगर मैं एक लेखक होती तो जाहिर सी बात है कि मैं समाज, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य क्या होता है, समाज का दर्पण, अर्थात समाज में घट रही सारी घटनाओं का कौन उजागर, घटनाओं को कौन प्रकाश में लाता है, ये साहित्यकार लाता है। तो प्रेमचंद क्या है, एक साहित्यकार है, रचनाकार है, कहानी लेखक है। तो उन्होंने समाज में फैले हुए जो भ्रष्टाचार है, किस युग में, अपने युग में, क्योंकि नमक का दरोगा, आज के समय में नमक कानून नहीं है, नमक कानून अंग्रेजों के समय के द्वारा लागू किया हुआ था, ठीक है। ये जो नीति थी, अंग्रेजों की लागू की हुई नीति थी। तो उन्होंने वही अंग्रेजी शासन समाज और उस समय के प्रशासन के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं इस कहानी के माध्यम से, और यही इसकी मूल संवेदना है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी का उद्देश्य है ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ समाज का निर्माण करना। ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ समाज का निर्माण क्यों, क्योंकि अब हम थोड़ी सी कहानी का सारांश भी देखेंगे कि कहानी का सारांश क्या है। कथा सार मैंने यहाँ खोल के रखा है, मैं उसको पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास एक ही क्लास मिलता है और एक क्लास में हम कभी भी किसी रचना को बहुत ज्यादा नहीं समझ पाएंगे अगर किसी रचना पर विस्तृत रूप से, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप पढ़ कर आएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि मैं एक क्लास में आप लोगों को कितनी सारी जानकारी दूं, और जानकारी छोटी छोटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको पीपीटी दिखाती हूँ ऐसे, इतने से हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए मेरे बताने से कहीं ज्यादा जो भार है वो आपके ऊपर है, आपको ज्यादा इस पर काम करना होगा, आपको ज्यादा पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये जो उद्देश्य है कि ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ समाज, जो वंशीधर है वो एक ईमानदार दरोगा के रूप में दिखाया गया है, और जो आलोपी है वो भ्रष्ट है। तो उस वंशीधर जिसे बर्खास्त कर दिया जाता है उसके पद से, जो अपने पद से हटकर वापस अपने घर आ जाता है, क्यों आ जाता है, क्योंकि वो उसने भ्रष्टाचार का साथ नहीं दिया, उसने आलोपी द्वारा दिए जाने वाले घूस को स्वीकार नहीं किया, और फिर भी वो आलोपी को गिरफ्तार करता है। तो ये उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को ही दर्शाता है, जो अपने पद के प्रति ईमानदार है। वो वंशीधर अपने पद के प्रति ईमानदार है, तो उसकी ईमानदारी को यहाँ पे दिखाना ही कवि का उद्देश्य है। और साथ ही साथ समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रण, जाहिर सी बात है वो उस समय का चित्रण कर रहे हैं, तो यथार्थ स्थिति को दिखाने का इसमें प्रयास किया गया है। इसमें धर्म से कहीं अधिक, धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण धर्म को माना गया है इस कहानी के माध्यम से। तो इसमें मैंने लिखा भी है कि कर्म के फल का महत्व दिखाने का प्रयास किया गया है। कर्म के फल का महत्व क्या है, अधर्म पर धर्म,
असत्य पर सत्य की जीत और धन पर धन की जीत, ठीक है, अधन पर धन, असत्य पर सत्य की जीत इस कहानी के माध्यम से दिखाई गई है। वो कैसे आता है, जब मैं सारांश पढ़ूंगी या कथा सार पढ़ूंगी तब आपको समझ में आएगा। तो कथा सार में आपको पढ़ती हूँ। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि दो पात्र हैं, वंशीधर और अलोपीदीन। इसमें है कि एक नमक का दरोगा, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। इसमें एक ईमानदार नमक के दरोगा की कहानी को बताया गया है, ठीक है, जिसने काला बाजारी के विरुद्ध आवाज उठाई। वो है जो वंशीधर है, वो एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखता है, यानी मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग करता है। उसके पास वो आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ नहीं है। तो एक बार क्या होता है कि उसके पास नौकरी नहीं होती है, फिर अचानक से उसकी नियुक्ति होती है, कहाँ, नमक के दरोगा, नमक जो विभाग है उसमें उस दरोगा के पद पर उसकी नियुक्ति होती है। और जब वो नियुक्ति लेने जा रहा होता है तब उसके जो पिता हैं वो उसे तमाम तरीके की जानकारी उसको सीख देते हैं। और वो सीख कैसा होता है, दरअसल मध्यवर्गीय परिवार का अंतर्विरोध भी इसमें दिखाया गया है। मध्यवर्गीय परिवार का अंतर्विरोध कहने का क्या तात्पर्य है मेरा, ये तात्पर्य है कि हम मध्य वर्ग के लोग ईमानदारी को जरूर मानते हैं, ईमानदारी में रहना चाहते हैं, किंतु आर्थिक अर्थ की कमी के कारण हम कई बार उस ईमानदारी को तोड़ने पर भी उतारू हो जाते हैं। ठीक वही चीज हमें दिखाई देता है किसमें, उसके पिता में, जो कहता है कि ईमानदारी से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्थिति, उसके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। वो इसलिए कर्ज में डूबा हुआ है उसका परिवार। तो वो कहता है कि तुम जब जा रहे हो तो ऊपर की कमाई, जो महीने की तनख्वाह है, उससे काम नहीं चलेगा। वो तो आदमी एक दिन देता ही है, लेकिन जो ऊपर की कमाई होती है वो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, तो ऊपर की कमाई को लेना चाहिए। किंतु जो वंशीधर, उसका बेटा है, वो इस बात को नहीं मानता और वो ईमानदार ही बना रहता है, ईमानदार ही दिखाया गया है इस कहानी में। और जब वो जाता है तो अपना कार्य आराम से कर रहा होता है। आगे मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा। यह कहानी धन के ऊपर धन की जीत है, ये मैंने आपको बता दिया था। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्तव्य परायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। साथ अंत में इसमें यही शिक्षा दी गई है कि बेईमानी स्वामी को भी ईमानदार कर्मचारी की तलाश रहती है। अब एक दिन ऐसा होता है कि जब वो जो वंशीधर है वो अपने कार्यालय में या सो रहा था, उस कार्यालय में या अपने घर पे, सॉरी, घर के पास सो रहा था, कार्यालय के नजदीक जो उसको क्वार्टर मिला हुआ था। तो एक दिन उसको सुबह सुबह बहुत कुछ आवाज ही, देर रात, या ये कह लीजिए कि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, मतलब जब रात ही था, जब प्रकाश नहीं आया था, जब सूर्योदय नहीं हुआ था, तो ऐसे में उसको कुछ आवाजें आती हैं। और वो उठकर जब जाकर देखता है, क्योंकि उसका नदी के किनारे था वो घर, और जब वो जाकर देखता है तो वो क्या पाता है कि कई सारी गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। वो जाकर चेक करता है, वो बार बार पूछता है गाड़ीवान से या वहां उपस्थित लोगों से कि इस गाड़ी के भीतर क्या रखा हुआ है, तो लोग नहीं बताते हैं। फिर वो पूछता है, फिर लोग चुप रहते हैं, फिर से वो पूछता है, क्योंकि वो दरोगा है, उसका काम ही है खोजबीन करना, तो वो फिर से पूछता है। अंत में वो उनके नहीं बोलने पर वो खुद ही चेक करता है, और जब देखता है तो पाता है क्या कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वो गाड़ियां नमक से भरी हुई थी। फिर वो ऐसे में क्या करता है, वहां के लोगों को बोलता है कि ये किसकी गाड़ियां हैं, तो उसको पता चलता है कि ये पंडित अलोपीदीन की गाड़ी है। और पंडित अलोपीदीन कौन है, वो इस समाज का एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण है, जो उच्च वर्ग का प्रतिनिधि है, उच्च वर्ग का प्रतीक है। यहाँ पे वो काफी धनी है, उसके कई सारे बिजनेस हैं। अगर मैं शब्द का प्रयोग करूँ तो बिजनेस का प्रयोग कर सकती हूँ, ठीक है, इंग्लिश का अगर प्रयोग करूँ तो बहुत काफी फैला हुआ है। दूसरा, समाज में उसको काफी आदर
मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं और अपने पैसों के दम पर वो लगभग सभी अधिकारियों को खरीद लेता है। उसका कोई भी विरोध इस समाज में नहीं करता है पंडित अलोपीदीन के बारे में, इसलिए वो काफी नामी गिरामी आदमी है जिसका काफी नाम है और काफी लोग उसको जानते हैं। तो वो जो आदमी है उन्होंने बताया कि ये पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां है और यही गाड़ी दूसरी जगह दूसरे गांव में पहुंचाई जा रही है। तो वो गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देता। ऐसे में वो बोलता है कि आप पंडित अलोपीदीन को बुला कर लाएं। तो कुछ आदमी पंडित अलोपीदीन को बुलाने जाते हैं, वो भी पीछे से आ ही रहा होता है अपनी गाड़ी में बैठकर। जब उनको ये खबर मिलती है अलोपीदीन को कि दरोगा ने उन्हें बुलाया है, ऐसे में वो मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि उनको अपने पर पूर्ण भरोसा है। अभी तक वो पैसे के बल पर सारे अधिकारियों को खरीदते आ रहे थे। उनके समक्ष जो ईमानदार है, जो ईमान है, लोग अपने ईमान को बेच देते हैं, ठीक है, पैसे के कारण। जो समाज के जितने भी लोग थे, जो सरकारी तंत्र के लोग थे या फिर जो सबने अपनी ईमानदारी को बेच दिया था उनके हाथों। तो इसलिए उनके हाथ से सारे इंजीनियर, सारे वकील, सारे लोग बिके हुए थे। तो ऐसे में अलोपीदीन मुस्कुराता है और उसको ये यकीन है कि वो दरोगा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो बहुत आराम से गीत गाते हुए दरोगा के पास पहुंचता है और जाकर उसको प्रणाम करता है। उसके बाद जब वंशीधर उससे पूछते हैं कि ये गाड़ियां कैसी हैं और क्यों जा रही हैं, तो अलोपीदीन उनको बताता है कि हमारा आपका घरेलू संबंध है, हम दोनों अलग थोड़ी हैं। और वो अपने आप को बचाने के लिए घूस देने का प्रयास करता है। लेकिन जो वंशीधर है, क्योंकि वो एक ईमानदार दरोगा था, कर्तव्यनिष्ठ दरोगा था, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, उस पद का पालन करते हुए, जो पद उसे सौंपा गया था, वो पीछे नहीं हटता और तनिक भी परवाह किए बिना कि वो अलोपीदीन उसका क्या क्या बिगाड़ सकता है, इस बात को सोचे बिना वो क्या करता है, वो अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है, जिससे अलोपीदीन 30,000, पहले 5,000, फिर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, उससे भी ज्यादा देने को तैयार है। लेकिन बार बार वंशीधर कहते हैं कि तुम 40,000 क्या, तुम मुझे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने भी दोगे, मैं अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ऐसे में क्या होता है, अलोपीदीन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, वो वहां जेल जाते हैं। जब अदालत में सुनवाई होती है, तो क्योंकि आपको पता होता है जितने भी ईमानदार लोग होते हैं उनका साथ कोई नहीं देते। जब एक भ्रष्ट समाज भ्रष्ट होता है, वहां के सारे अधिकारी बिके हुए होते हैं, पूरा का पूरा ही तंत्र जो बिका हुआ होता है, उसमें एक ईमानदार किसी का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में क्योंकि एक तरफ वंशीधर थे और दूसरी तरफ अलोपीदीन और उसके साथ साथ सारे बिके हुए अधिकारी, तो जितने भी वकील थे वो सारे उसके हाथों के खिलौने थे, क्योंकि सारे पैसे से बिके हुए थे। तो उन सब ने मिलकर इनको आजाद कर लिया, ये जेल से छूट जाते हैं और साथ ही साथ इनकी नौकरी चली जाती है वंशीधर की। क्यों? क्योंकि इन्होंने झूठा केस लगाया, ऐसा कहकर उनकी नौकरी चली जाती है। फिर जब वो अपने घर जाते हैं तो उनके पापा, जो उनके पिताजी हैं, वो उन्हें बहुत कोसते हैं कि इसने ऐसी ये कपूत पैदा हुआ जिसने इतना अच्छा मौका मिला हुआ था कमाने का, इसने पंडित अलोपीदीन से बैर मोल लिया। फिर ये बहुत सारे ताने चलते हैं, लेकिन वंशीधर कुछ नहीं कहता। एक दिन अचानक क्या होता है, जब वंशीधर के पिता बाहर अपने घर के बाहर होते हैं, ऐसे में एक गाड़ी आती हुई सुनाई देती है, गाड़ी की आवाज। तो जब वो जाकर देखते हैं तो उनको उनके घर के पास कौन आता हुआ मिलता है? अलोपीदीन आता हुआ मिलता है। वो अलोपीदीन बकायदा वंशीधर के घर जाता है और वंशीधर को बुलाकर उनसे क्षमा मांगता है और उन्हें कहता है, हालांकि वंशीधर भी उनसे क्षमा मांगता है। क्यों? क्योंकि अब वो दरोगा नहीं रहा, अब वो एक मध्यवर्गीय, उसमें भी निम्न मध्यवर्गीय परिवार का महज एक आदमी होकर रह गया था। तो वो अपने समाज, क्योंकि आपको पता है अलोपीदीन ऊंचे पद पर था, तो अब वो पुनः सर झुकाता है, उनसे माफी मिलता है कि जो उससे गलती हुई थी उसके लिए वो उसे माफ करे।
तो अलोपीदीन खुद शर्मिंदगी को महसूस करते हैं। वो उसे कहते हैं कि आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आपने बहुत अच्छा काम किया था, आज तक सब मेरे हाथों से बिके हुए थे, लेकिन आपने ईमानदारी दिखाई और इस ईमानदारी के सामने मैं नतमस्तक होता हूँ, मैं झुकता हूँ। और अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलती किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जो संपत्ति है उसको आप संभालें। तो यहाँ पे अलोपीदीन उनके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, अपनी संपत्ति को संभालने के लिए उसके मुंशी के रूप में नियुक्त करते हैं। साथ ही साथ उनको रहने के लिए घर देते हैं, गाड़ी देते हैं और बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, जिसे वंशीधर पहले ठुकराते हैं किंतु बाद में उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये था कहानी, ये पूरी की पूरी कहानी। इस कहानी के पीछे एक बार ये सवाल आता है कि जहां प्रेमचंद एक तरफ ये दिखाने का प्रयास, ईमानदार दिखाने का प्रयास करते हैं, दूसरी तरफ उसी के माध्यम से ये दिखाते हैं कि उसने जो भ्रष्ट इंसान है, जिसको उसने जेल में बंद किया था, उसी के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को वो कैसे चुनाव कर लेता है, वो कैसे चुन लेता है, वो कैसे अपना लेता है। लेकिन ये भी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जहां पे क्योंकि जब आप आर्थिक रूप से कमजोर, आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही वंशीधर को उसके ऊपर परिवार का दायित्व था। क्यों? क्योंकि वो अपने घर का इकलौता लड़का था और उसके जो पिताजी थे वो रिटायर हो चुके थे। अब उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो कमाए, साथ ही साथ उनको अपनी बहनों की भी शादी, उनकी मतलब अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ही वो एक भ्रष्ट इंसान द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये था टोटल कहानी। अब इस पर जब आप पढ़ेंगे, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या देखेंगे, मैं आपको जो भेजूंगी नमक का दरोगा कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन, जब इसमें आप पढ़ेंगे तो इस कहानी का आशय भी पढ़ेंगे और साथ ही औपनिवेशिक शासन व्यवस्था और प्रेमचंद। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था क्या था, हम जो गुलाम थे उस समय प्रेमचंद कैसे ठहरते हैं और ये कहानी उस चीज से कैसे जुड़ती है, इसको भी आप दिखाएंगे। दूसरा, मध्य वर्ग का अंतर्विरोध भी दिखाएंगे। तीसरा, कहानी का आधुनिक संदर्भ भी दिखाएंगे। आधुनिक संदर्भ क्या है, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना, ठीक है, और उनकी व्यंग दृष्टि भी दिखाएंगे। ये सारी कहानी की विशेषता है। इस कहानी की विशेषता में आप अंतर्विरोध भी दिखाएंगे मध्य वर्ग का, दूसरा आधुनिक संदर्भ भी दिखाएंगे, तीसरा इसका प्रेम उनकी व्यंग दृष्टि भी दिखाएंगे और औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का भी जो प्रेमचंद उस पर प्रकाश डालते हैं, आप इसको भी दिखाएंगे। इन सारी चीजों को छोटा छोटा आप बनाएंगे, पैराग्राफ चेंज कर करके आंसर बनाएंगे। बेसिकली आपकी कहानी ये थी, उसके छोटे छोटे पॉइंट की अधर्म पर धर्म की प्रतिष्ठा, असत्य पर सत्य की जीत इस कहानी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ ही ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ समाज की कल्पना की गई है। ठीक है, समाज का इसमें यथार्थ चित्रण किया गया है। एक भ्रष्ट समाज में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास और उसकी छटपटाहट प्रेमचंद के अंदर दिखाई गई है। ठीक है, ये सारी चीज प्रेमचंद के अंदर है, जो उस छटपटाहट को ही उन्होंने उजागर किया है। तो औपनिवेशिक शासन का हम एक मिनट, औपनिवेशिक शासन का मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। इसमें है कि प्रेमचंद ने औपनिवेशिक शासन की जो नीतियां थी, यानी अंग्रेजों की जो नीतियां थी, उस पर वो गहरी क्या रखते थे, दृष्टि रखते थे, वो अपनी निगाह रखते थे। वो कैसे मध्यवर्गीय चेतना के प्रतीक थे, जो प्रतिकूल स्थितियों के प्रति विद्रोह करती है। अर्थात प्रेमचंद, मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज कि प्रेमचंद जो भी प्रतिकूल स्थितियां थी मध्य वर्ग की, उसको सहज स्वीकार नहीं करते, बल्कि एक सजग नागरिक होने के कारण, एक जागरूक नागरिक होने के कारण उसका विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी इसी मानसिकता के कारण ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार की हर खामियों को उजागर करने का प्रयास किया है। ये सब आप लिखेंगे, इसके बाद आप चेंज करेंगे और बताएंगे। वैसे मैं थोड़ा आपको पढ़ देती हूँ। औपनिवेशिक शासन ने पूरी 19वीं शताब्दी में ये भ्रम फैला दी थी
कि हिंदुस्तान क्या है, बौद्धिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ है कि वह शासन चलाने की योग्य नहीं है। और इस चीज को वो कहाँ तक, विदेशों तक उसने इस बात को अंग्रेजों ने फैलाया हुआ था, इस झूठ को उन्होंने प्रचारित किया था। लेकिन प्रेमचंद क्या करते हैं, उन्होंने इस अंग्रेजों के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना शुरू किया। वो क्या करते हैं, अंग्रेजों के इस जो झूठ है, ये जो षड्यंत्र है, इसका वो पर्दाफाश करते हैं। और वो प्रेमचंद क्या थे, वो भी सरकारी नौकर थे, यानी सरकारी नौकरी थी उनके पास, फिर भी वो अपने लेखन के माध्यम से जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश की जो नीतियां थी, उसके खिलाफ वो जमकर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो कहानी है, ये उन्हीं सारी शासन व्यवस्था अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था है, जो समाज में से लुप्त होता हुआ सत्य और न्याय है जो कि खत्म हो रहा था, उन सबको उजागर करने के लिए ही उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने नमक का दरोगा कहानी का सृजन किया है। जैसे इस कहानी में क्या है, इस कहानी में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय है। जैसे अंग्रेज ने अपने लाभ के लिए नमक कानून लागू किया था, जिसके तहत हिंदुस्तानियों के लिए नमक तैयार करना गैर कानूनी घोषित किया गया था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ब्रिटिश शासन के ये भी मैं बता चुकी हूँ कैसे वो कच्चा माल ले जाया करते थे और उसमें फिर नमक भर के लाकर यहाँ पर अपनी मनमानी दाम पर बेचा करते थे, जिससे समाज में जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही मिलता। उस यथार्थ को समाज के सामने रखने के लिए उन्होंने इस रचना को लिखा, नमक का दरोगा कहानी का उन्होंने सृजन किया और बेबाकी से प्रस्तुत किया। वो कहते हैं, उन्होंने कैसे इसको दिखाया है कि जब कहानी के आरंभ में लिखा हुआ है इसमें कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। ये क्या है, ये उस समय उस विभाग के बारे में बताया गया है कि वो कितना प्रभावशाली था। लोग अपने अपने पद को छोड़कर उसमें नौकरी करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसमें ऊपरी आमदनी बहुत ज्यादा थी और उसी के माध्यम से इस नमक कानून नमक विभाग के माध्यम से नमक कानून और अंग्रेजों की नीतियों का पर्दाफाश करते हुए यहाँ पे प्रेमचंद दिख पड़ते हैं। प्रेमचंद औपनिवेशिक शासन में पनपी उस शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में नंगे पांव खड़ा करते हैं जिस पर अंग्रेजों को बड़ा गुमान था। प्रेमचंद के शब्दों में, यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग वस्तु समझते थे। फारसी का प्रबल था, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस। अब आप ये जो लाइन है, आपको पता होगा कि आंसर कैसे बनाते हैं। जब भी आप मूल संवेदना, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि समाज और प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को उजागर करना और उस पर व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष करना, ये उसकी प्रेमचंद का इसमें उद्देश्य है। ठीक है, इस उद्देश्य को आपने अगर अपनी कॉपी में लिखा तो कैसे एग्जामिनर मानेगा कि आप ये कह रहे हैं, तो इसको ठीक है, ये आपने अपने तरफ से जोड़ दिया, लेकिन इसको आप क्योंकि उसने कहानी के माध्यम से पूछा है, तो कैसे वो बोलेगा, एग्जामिनर मानेगा कि नमक के दरोगा कहानी में यही चीज है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जब आप ये लिखेंगे कि समाज और प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को उजागर करना और उस पर व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष करना ही प्रेमचंद का उद्देश्य है, जैसे लिखेंगे और साथ ही साथ आप उस कहानी का कुछ अंश उठा कर देंगे और उस अंश को देते हुए आप क्या रखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। अगर आप जब कहानी लिखने जाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि कहानी है,
कहानी जब भी आप कुछ भी आंसर पूछा जाए, उस हर आंसर में आप जो बात लिख रहे हैं उस बात को कहानी के अंशों से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने बताया तो आपको उदाहरण कहानी से देना पड़ेगा। व्यंग समाज और प्रशासन में भ्रष्टाचार की आपने बात की, तो भ्रष्टाचार का अंश आपको पूरी की पूरी कहानी में कहाँ दिखाई देता है, उन अंशों को कोट करना पड़ेगा हर चीज में। जैसे ईमानदारी और कर्तव्य ने समाज का निर्माण, जब प्रेमचंद का ये उद्देश्य है तो किसके माध्यम से, वंशीधर के माध्यम से, जहां वो घूस देने की बात करता है और वो घूस स्वीकारता नहीं है, यहाँ पर उसकी ईमानदारी झलकती है और फिर भी वो उसको गिरफ्तार करता है। तो इन अंशों को आपको उदाहरण में देना